प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं और बच्चों मोशन इन अ प्लेन को टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब जो ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा ना, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। या यूँ कह दीजिए कि व्हेन एवर अ प्रोजेक्टाइल मूव्स, है ना, टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद देयर मोशन। इसमें मैंने लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अंडर मोशन, है ना, इन अ प्लेन, दैन इट्स टू कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम। और उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं तब तक जब तक वो अपने आप से कोई नए हमें कोऑर्डिनेट नहीं देते। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी बी आर, किसी टाइम टी पर अगर उसकी पोजीशन आर है तो आर को हम ऐसे लिखेंगे फिर, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर यह करना पड़ेगा, है ना। आर को हम सिंपल एक्स या वाई नहीं लिख सकते क्योंकि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मोशन इन अ प्लेन है। और अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो अल्फा एंगल मान लीजिए एक्स से आर, यू नो दैट फिर tan अल्फा इजिकल टू वाई अपॉन एक्स होता है। ऐसे किसी मोमेंट पर अगर आप उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो भी टू डायमेंशनल होगी, फिर v की वैल्यू ऐसे आएगी, है ना। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये तो बता दिया आपने कि ये r इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बट ये एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, इन द सेम वे कैसे आएंगे। इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब इससे हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो फार्मूला तो ये रहेगा, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना, एक्स डायरेक्शन में लेंगे। और इसी तरह से जब वाई निकालेंगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट लेंगे। जब हम वेलोसिटी निकालेंगे v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो एक्स डायरेक्शन में पहले अलग निकलेगी, वाई में अलग निकलेगी, और जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको यहाँ रखकर फिर आप एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे उसकी है कितनी। और ऐसे जब एक्स और वाई की वैल्यू से सॉल्व हो जाएगी उनको यहाँ रखकर उसकी एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी। जैसे कि एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि कोई पार्टिकल पहले ए पोजीशन में था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नोट था, वाई कोऑर्डिनेट वाई नोट था, और थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन में आ गया बी में, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए एक्स वाई। तो बच्चों देखो ए से बी जाने में हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनफैक्ट उसके दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप कहेंगे साहब ये अपनी पोजीशन से इतना आगे चला गया, और जब इधर करेंगे तो आप कहेंगे अपनी पोजीशन से इतना ऊपर चला गया। तो चल तो वो स्ट्रेट लाइन में रहा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चलने में उसके दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो ये मोशन इन अ प्लेन हुआ। अब मुझे कोई कहे भाई एक्स और वाई निकालो, तो वो मैं सिखा रहा था आपको कि आप ऐसे कर सकोगे, ठीक है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराते हैं, फिर इसके बारे में सिखा रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 4 cos 2t i 4 sin 2t i प्लस 6t k, है ना, ये जे है एम मीटर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो आप पहले v निकालेंगे डी आर बाई डी टी करके, cos 2t का हो गया माइनस साइन 2t, और फिर बच्चों तुम्हें मालूम है 2t को भी करना पड़ेगा, और 2t को जब t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t से t हट जाएगा, 2 बचेगा, आई क्या अपनी जगह। ऐसे ही साइन 2t का cos 2t, और ये 2t को 2 लिखेंगे, और ये 6t k का 6k रह जाएगा। सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी। अब a इज इक्वल टू यू नो डी वी बाई डी टी होता है, तो इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस 8 ये रहा साइन 2t का cos 2t, और 2t को 2, 8 अपनी जगह, cos 2t का माइनस साइन 2t, है ना, और ये 2t का 2 अपनी जगह, 6k का 0 हो जाएगा। सॉल्व हो गई, वैल्यू बन गई, ये बन गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन। इसमें टाइम की वैल्यू पाई बाई 4 रखो, ये रखा मैंने दोनों जगह, ये cos पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, ये आएगा माइनस 16j। तो मुझे कोई पूछे भाई एक्सेलरेशन कितना, तो मैं कहूँगा 16 है, ये माइनस नहीं बोल देंगे ना, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन क्या होगी माइनस वाई, है ना। ये भी एक तरीके से जैसे ये हालांकि 3 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखा हुआ। अब यहाँ से देखो तुम्हारे लिए ये प्योरली लेसन में शुरू कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बेसिकली कि व्हेनेवर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस, है ना, ग्राउंड से फेंकें या फ्रॉम ए पॉइंट अबव द ग्राउंड, जैसे आप अपने घर में खड़े हो, नीचे से फेंक दें या छत पे जाके फेंक दें, ऊपर की तरफ फेंको या नीचे की तरफ फेंको, किधर को भी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, एंड इट मूव्स ओनली अंडर द ग्रेविटी, यानी इस पर कोई और फोर्स न लगे, केवल ग्रेविटी के अंदर मूव करें, तो इस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका नाम करोगे प्रोजेक्टाइल। जिस पॉइंट से आप उसे थ्रो कर रहे हैं उसको नाम करेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हैं, जितने एंगल पर आप थ्रो कर रहे हैं, उसको नाम करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पाथ पर पार्टिकल मूव करेगा उसको नाम करेंगे उसकी ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ये एग्जांपल दे के समझाया मैंने। ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया थीटा नॉट एंगल बनाते हुए, तो जाना तो इसे चाहिए था बिल्कुल सीधा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये पाथ इसका ऐसे बन गया और यहाँ पर आकर ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो आप नोटिस करो ये जो मूव कर रहा है ये केवल और केवल ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है और कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। तो इसका जो मोशन हुआ वो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। ये जो पाथ है इसको नाम करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल हो गए इसके जैसे जेवलिन थ्रो है, फुटबॉल किक किया, बुलेट फायर है। अब इसके बारे में जब हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो एज्यूमशंस ये हैं, एक तो एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो माना। एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो कहने से मतलब है कि यहाँ पर केवल जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। और जब एक ही फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी केवल ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा, बाकी कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। जी की वैल्यू कांस्टेंट है पूरा। जी की वैल्यू कांस्टेंट के बारे में बताऊं कि जब तुम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हो तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है ना। तो इनका कहना है कि आप इसको प्रोजेक्टाइल को बहुत हाइट तक नहीं वहाँ फेंक पाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तक तो बहुत ज़्यादा करके, और उतने तक जाने में जी की वैल्यू में जो फ़र्क आता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए जी को उसने कांस्टेंट मान लिया। अर्थ के रोटेशन का उसके साइज़ का कोई फ़र्क नहीं है, शेप एंड साइज़ का। अर्थ के रोटेशन से भी जी बदलता तो वो भी नेग्लिजिबल है। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये आ गया कि शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ऐसा हमें प्रूव करना है, जबकि हम उसे हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं जबकि एंगुलर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए हम पहले प्रूव कर रहे हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया कि इस पॉइंट पर हम खड़े हुए ऊपर यहाँ, और यहाँ से बिल्कुल सीधे यानी पैरेलल टू अर्थ हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ना ऊपर को ना नीचे को, कोई एंगल नहीं बना रहे, बिल्कुल सीधे पैरेलल टू अर्थ। और ये बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आएगा? जी की वजह से। किसी मोमेंट पर हम उसकी पोजीशन को पी मान लेते हैं, तो पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अपनी जगह से इतना तो नीचे आ गया वो और इतना आगे चला गया, यानी वही दोनों कोऑर्डिनेट इसके ये बदल रहे हैं। श्योर। अब यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी यू कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है। अब अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है यू कॉस थीटा, इधर आता है यू साइन थीटा। अब वो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है तो उसके साथ एंगल कितना बनाएगा? 0 डिग्री। तो यू एक्स इजिकल टू यू कॉस थीटा की जगह 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है तो यू एक्स हो गया यू, और यू वाई इजिकल टू यू साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है तो 0 आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये रहा जी। आपका ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, जी भी नीचे आ रहा है, तो इसको प्लस में ले लिया मैंने। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, कारण कि आप ये कह के चले हो कि यहाँ पर केवल जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लग रहा है, बाकी सब 0 है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी की वजह से ही होगा, वो यहाँ ले चुके आप, बाकी एक्सेलरेशन कोई होने का ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में नहीं होने का, कोई किसी डायरेक्शन जेड में नहीं होने का, किसी में नहीं होने का। अब किसी मोमेंट पर आपने इसकी पोजीशन पी मान ली जिससे कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स को कैसे निकालूंगा मैं? सिखाया था ना मैंने, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स के प्लेस पे ये रहा यू, टी ये रहा, और ए एक्स ये 0 था, ये सारा फैक्टर 0। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू होगी एक्स अपॉन यू। ठीक है, यू एक्स की वैल्यू यू रखी, ये दिखाया था, और ए एक्स की वैल्यू 0 थी, ये दिख। अब जब वाई निकालेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यू वाई 0 आया था, ये लिख दिया, ए वाई की जगह जी लिख दिया, और टी की जगह ये लिख दिया, और सॉल्व होके आगे हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो बच्चों, ये दो वेरिएबल हैं वाई और एक्स। इसमें ये वाई में तो लीनियर है लेकिन एक्स में क्वाड्रेटिक है। ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी जिनमें दोनों वेरिएबल में से एक भी क्वाड्रेटिक होगा तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यानी मैं अगर एक्स की वैल्यू यहाँ रखकर वाई की बहुत सारी वैल्यू निकालूँ, एक टेबल बनाऊँ और उनकी प्लॉटिंग करूँ, तो प्लॉटिंग जो होगी वो इस शेप में आएगी पैराबोला की। ये जो बनाया था आपने, पैराबोला जैसे नारियल होता है ना, उसे आधा काट दो वो शक्ल आती है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक।